अब आप ये देखें, आपके पास एक सर्किट एनालिसिस अगर आपको करना पड़े, मैं आपको बात करता हूँ, आप सर्किट एनालिसिस का कोर्स पढ़ चुके होंगे, नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट एनालिसिस का। तो उसमें आपके पास अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ नोड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी जो इक्वेशन थी वो कम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती है ना। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो मतलब वो जो आपके नंबर ऑफ नोड्स और अननोड्स और करंट को वोल्टेज से निकालना और करंट वोल्टेज से करंट को कैलकुलेट करना और पावर और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बातें, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अभी आपके पास वो थ्री नोड 4 नोड सिस्टम होता है, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं करंट और वोल्टेजेस की, वो भी कितनी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। वोल्टेज 5 वोल्ट होता है जनरली जो आप सॉल्व करते रहे हो, करंट की वैल्यू समथिंग लाइक कुछ मिली एम्पेयर्स या कुछ एम्पेयर्स में ओहम्स, कुछ मिली ओहम्स और ओहम्स में आपकी रेजिस्टेंसेज होती थी। तो देखो कितनी छोटी वैल्यूज़ होती थी और कितने छोटे सर्किट्स होते थे, और वहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता था कभी कभी। तो ये तो देखो पूरा 77 बस सिस्टम है, और ये बसेज हैं, और कितनी ट्रांसमिशन लाइंस होंगी, मतलब और कितने ज़्यादा जनरेटर्स होंगे, और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेजेस भी कोई 5 वोल्ट नहीं है, 500,000 वोल्ट्स हैं। टू वोल्ट्स नहीं है, 220,000 वोल्ट्स हैं। इसी तरह 130,000 वोल्ट्स हैं। इसी तरह जो इम्पिडेंसेस की वैल्यू भी इतनी ही ज़्यादा, करंट की वैल्यू भी इतनी ज़्यादा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करें, पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें और इससे रिएक्टिव पावर की वैल्यूज कैलकुलेट करें, फिर कम्प्लेक्स फेजर्स दरमियान में आ जाते हैं कि जनाब इसका एंगल ये, उसका एंगल वो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल रियल पावर। नाउ देयर विल बी आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर एज वेल। सो देखें आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। सो इन डिफ़िकल्टी से बचने के लिए, कि फेजर्स को साइड पे करने के लिए, हर दफ़ा यूनिट को मॉनिटर करने के लिए, हर दफ़ा ये जज करने के लिए कि 3 फेज़ है या सिंगल फेज़, इसको ख़त्म करने के लिए, इस तरह की बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को की कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, लाइन टू न्यूट्रल करंट और लाइन टू लाइन करंट की कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, कि कहीं आपने ये लाइन टू लाइन करंट कैलकुलेट किया, ये लाइन टू न्यूट्रल करंट कैलकुलेट, आपने ये लाइन टू लाइन वोल्टेज कैलकुलेट किया, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कैलकुलेट किया। सो इन तमाम डिस्क्रिपेंसीज को फिनिश करने के लिए, इन तमाम मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन इवॉल्व किया गया फॉर पावर सिस्टम एनालिसिस, और उस सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन। फाइन, तो ये है पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन। अब मैं चलता हूँ दोबारा वापस वो जो हमारी फाइल है पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन उसकी तरफ, जहाँ पे उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल्स दी गई हैं, एक्सप्लेन किया गया उसे। देखें मैं आपको समझाता हूँ इसको एग्जाम्पल से। ये जो ऊपर थ्योरी है, ये जितनी है ये आपको समझ आ जाएगी, इसलिए आपने इसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं करना कि सर इसको नहीं पढ़ रहे। हमने पढ़ना नहीं है बहुत सी बातों को, हमें कर कर समझ आएगी वो जब हम उसको सॉल्व करेंगे। नाउ कम हियर, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है? पर यूनिट वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू, पर यूनिट जिसको आप कहते हैं पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हो, उसको पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हो। पर यूनिट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, सबसे पहली बात क्या कि पर यूनिट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता। अब एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेजेस क्या होते हैं फीडर के, वो कितने होते हैं? 11 किलो वोल्ट। ये जो प्राइमरीज हमारे होती हैं जो इस तरह हॉरिजॉन्टल में जा रही होती हैं, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेजेस 11 किलो वोल्ट होते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वक्त आपकी लाइन के ऊपर या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसके ऊपर 11 किलो वोल्ट ही आ रहे हों। दिस इज़ नॉट नेसेसरी ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, तो कभी हो सकता है इसके ऊपर 10.5 किलो वोल्ट आ रहे हो, तो कभी हो सकता है इसके ऊपर 11.5 किलो वोल्ट आ रहे हों, कभी हो सकता है इसके ऊपर 10 किलो वोल्ट आ रहे हों। So there could be different values of the voltages that can be for the power that is transferred on the line. So अब आप ये देखें स्टैंडर्ड तो उसकी 11 किलो वोल्ट है, लेकिन
इस वक्त उसके ऊपर 10.5 किलो वोल्ट जा रहे हैं या 11.5 किलो वोल्ट जा रहे हैं या 10 किलो वोल्ट जा रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है ना बेसिकली इस वक्त आपकी फीडर के ऊपर कितनी वोल्टेज की वैल्यू है, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज नोन एज द एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल here they have solved an example that they are saying that the actual value of the generator जो कि मशीन आपकी जनरेट कर रही है वो 10 किलो वोल्ट पे है, वो 11 किलो वोल्ट पे नहीं कर रही है, ठीक है ना। लेकिन बेस वैल्यू जो है वो हम खुद अज्यूम करते हैं, बेस वैल्यू जो है हमने खुद अज्यूम करते हैं, हमने खुद अज्यूम करनी होती है बेस वैल्यू। हम ये कहते हैं क्योंकि जो सेकेंडरीज हैं आपके वोल्टेज नहीं सेकेंडरी में मूव करना है, तो इनकी जो जनरली जो वैल्यू होती है वो 11 किलो वोल्ट होती है। तो दैट्स वाई वी से कि हम इसकी बेस वैल्यू क्यों ना अज्यूम कर लें 11 किलो वोल्ट की, तो हम बेस वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेते हैं 11 किलो वोल्ट। तो अब आपकी पर यूनिट वैल्यू क्या हो गई, अच्छा ये भी किलो वोल्ट है, इसका यूनिट भी किलो वोल्ट है, जो एक्चुअल वैल्यू इसका यूनिट भी किलो वोल्ट है, एक्चुअल यूनिट का वैल्यू का भी किलो वोल्ट है और बेस का भी किलो वोल्ट है। तो किलो वोल्ट के तो 10/1 रह गया आपके पास 10/11, तो आपके पास जो पर यूनिट वैल्यू हो गई वो 0.909 हो गई, 0.909। सो दिस 0.909 इज द पर यूनिट वैल्यू। नाउ अब जब आप फीडर की बात करेंगे कि ये एक फीडर है, जैसे कि ये एक फीडर है, दो टावर्स के दरमियान में ये एक लाइन जा रही है। अब इसकी जब आप सिंगल लाइन डायग्राम में देखेंगे इसे इस तरह, तो अब इसकी वैल्यू एक्चुअली तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअली वैल्यू इसकी कितनी है स्टूडेंट्स, 10 किलो वोल्ट। लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर आप इसकी वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। तो कितनी होगी उसकी वैल्यू, कितनी होगी सिंगल लाइन डायग्राम के ऊपर हम कितना लिखेंगे, हम 10 किलो वोल्ट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या कहेंगे उसे 11 पर यूनिट वैल्यू से शो करेंगे सर। 0.909 किससे शो करेंगे, 0.909, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। तो देखो पर यूनिट वैल्यू आने से क्या हुआ, एक तो उसकी वैल्यू जो थी वो 10 नहीं रही बल्कि बहुत ही डिक्रीज हो गई है, 0.909 हो गई। सेकेंडली हमें यूनिट का झंझट खत्म हो गया है कि वोल्टेज के लिए हमें पता है कि उसका यूनिट ऑटोमेटिकली किलो वोल्ट ही। अब आप जब सारा प्रॉब्लम कर लेंगे, सारा एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद दोबारा आप चाहें तो आप दोबारा इसको अपनी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आए वो एक्चुअल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी कि जो आपकी बेस वैल्यू है 11 किलो वोल्ट और जो आपकी पर यूनिट वैल्यू है इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्या है कि आपके पास जो पर यूनिट वैल्यू का कंसेप्ट है कि आप अपने प्रॉब्लम की जो वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए वर्चुअली क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन बाद में जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उन पर यूनिट वैल्यूज़ को आप दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ के अंदर। पावर सिस्टम के अंदर आपको पता है स्पेशली फॉर पावर सिस्टम एनालिसिस में देर आर 4 बेसिक क्वांटिटीज़। एक आपके पास पावर होती है इन किलो वोल्ट एम्पेयर और मेगा वोल्ट एम्पेयर, एक आपके पास वोल्टेज होती है इन किलो वोल्ट, एक आपके पास करंट होता है और एक आपके पास इम्पिडेंस होती है। मज़े की बात यह है कि अगर हमें इन दो में से मतलब हमें, क्योंकि अब पूरा नेटवर्क है, ये आपके पास सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपको पता है सिस्टम के ऊपर वोल्टेज भी होती है, करंट भी होता है, पावर भी होती है और उसकी इम्पिडेंस भी होती है। ये 4 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं आपकी, 4 बेसिक पैरामीटर होते हैं। तो अगर हमें पावर मालूम करनी है या करंट मालूम करना है या वोल्टेज मालूम करना है या वी वांट टू कैलकुलेट इम्पिडेंस Z, then all should be in the per unit values. If one is in the per unit value, the other three should also be in the per unit value. So if we are working in the per unit system of calculation, then all the parameters should be in per unit system of calculation. Keep remember this thing, just remember this thing, that if one parameter is in per unit system of calculation, all other parameters should also be in the per unit system of calculation. So only then you can be able to solve a problem in a per unit system of calculation. अच्छा, अब क्या कि पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन आपको पता चला कि 4 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, करंट, वोल्टेज, आपकी पावर और इम्पिडेंस, और इन सब को हमें कैलकुलेट करना होता है या इन सब हमें नोन होनी चाहिए फॉर एनी सिस्टम एनालिसिस। और अगर नोन होनी चाहिए या इनको हमने इनके साथ वर्कआउट करना है तो इट मीन्स कि इन सब को पर यूनिट में होना चाहिए।
अब पर यूनिट में जाने के लिए किसी भी क्वांटिटी को पर यूनिट में जाने के लिए किसी भी क्वांटिटी को पर यूनिट में जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एक्चुअल वैल्यू तो आपके पास होती है। एक्चुअल वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जो के पास आपके पास है। हमें पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास हर वक्त है। तो हमें क्या चाहिए होता है? किसी भी वैल्यू को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या फिक्स करनी पड़ती है? उसकी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है रियल में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, वो तो एक्चुअल वैल्यूज हैं। असल बात यह है कि आपने बेस वैल्यू क्या डिटरमिन करनी है। सो अब क्या कि अगर हमें इनमें से हम किसी भी दो की बेस वैल्यू डिटरमिन कर लेना इन आउट ऑफ दीज फोर, तो बाकी दो की बेस वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिटरमिन हम कर लेंगे थ्रू डिफरेंट फार्मूलाज। सो हमें इन फोर में से किसी दो की बेस वैल्यू डिटरमिन करनी है। ठीक हो गई बात? ये बात ख्याल रखना है आपने। वो दो कौन से होते हैं जिनकी, वो दो कौन से हो सकते हैं जिनकी बेस वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं? वो दो हैं वो पहले वाले ए और बी। वो दो कौन से हैं? पहले वाले ए और बी। यानी कि आप बेस वैल्यू फिक्स कर देते हैं पावर की और वोल्टेज की, पावर की और वोल्टेज की, और इन बेस वैल्यूज़ के, यानी कि इसकी बेस वैल्यू के वी बी बेस वैल्यू आप फिक्स कर देते हैं, और एम वी ए बी या के वी ए बी को हम फिक्स कर देते हैं। दोनों की बेस वैल्यू, यानी कि पावर की बेस वैल्यू और वोल्टेज की बेस वैल्यू हम देख लेते हैं, वो फिक्स कर सकते हैं। और इन दोनों की बेस वैल्यू की बेस के ऊपर हम करंट की बेस वैल्यू आई बी कैलकुलेट करते हैं और जेड की बेस वैल्यू, इम्पीडेंस की बेस वैल्यू जेड बी कैलकुलेट करते हैं। वो देखिएगा कैसे, इट इज़ वेरी सिंपल। ये देखिएगा, देखें, हमने ये सोच लिया, हमें पता चल गया कि फॉर एग्जांपल वी हैव, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे पावर, यानी कि एस, पावर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कैसे वोल्टेज वी, इन दोनों की बेस के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी करंट की बेस। आपको पता है कि आई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई होता है, यू नो दैट एस इज इक्वल टू वी आई, सिंपल। और I इज इक्वल टू व्हाट देन एस ओवर वी। ठीक है, इट मीन्स ये कि अगर हम S और V की वैल्यू हमें पता हो तो हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S क्या है? S मैंने आपको बताया इज इक्वल टू एस तो के वी ए बी है, और क्योंकि वोल्ट मतलब S बेस जो है, S बेस, S की बेस, पावर की बेस क्या है? के वी ए बी। वोल्टेज की बेस क्या है? के वी बी। ठीक है, तो अगर हम करंट की बेस कैलकुलेट करना चाहते हैं आई बी, तो दैट विल बी इक्वल टू आई बी विल बी इक्वल टू आई बी विल बी इक्वल टू एस बेस डिवाइडेड बाय वी बेस। सो वो करंट, सो अगर हम पावर की बेस को वोल्टेज की बेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट की बेस। देयरफॉर व्हाट वी हैव डन इन 1.2 इज दैट कि हमने पावर की बेस को डिवाइड कर दिया वोल्टेज की बेस से। तो हमारे पास ये देखिएगा, जब हमने के वी ए बी को के वी बी से डिफाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया? वी बेस डिवाइड, तो हमारे पास आई बेस आ गया, आई बेस। ठीक हुई बात? ये तो करंट की बेस का मसला तो हल हुआ, यानी कि इन दो पैरामीटर से, ये जो दो पैरामीटर से हमने ये वाला इसकी बेस कैलकुलेट कर ली। अब रह गई इम्पीडेंस की बेस, कि भाई इम्पीडेंस की बेस क्या है, इम्पीडेंस की बेस वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें इसका नहीं आइडिया, हमें इसको कैलकुलेट करना। अब इम्पीडेंस की बेस वैल्यू कैसे? आपको पता है कि जेड किसके बराबर होता है? यू नो दैट के आर जेड इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है। ठीक है, वी ओवर आई। तो अगर हमने जेड बेस कैलकुलेट करना है, जेड बेस, तो वी शुड नो दैट के इट विल बी इक्वल टू वी बेस डिवाइड बाय आई बेस। ठीक है, अच्छा वी बेस क्या है? आपको पता है कि वी बेस तो होता है के वी बी। ठीक है, तो वी बेस होता है के वी बी, या वी बेस होता है बराबर के वी बी के। ठीक है, और आई बेस बराबर है, आपको पता है कि वी ए बी और के वी बी के। ठीक है, तो अब लेकिन क्या कि हमें आप यहाँ पे देखिएगा कि आई बी ओवर आई बी, वी बेस, इसका मतलब है कि जेड बेस बराबर है आई बी ओवर वी बेस के। जेड बेस इज इक्वल टू वी बेस ओवर आई बेस। नाउ अब आपने क्या किया कि वी बेस और आई बेस को आपने वी बेस और आई बेस नहीं रहने दिया, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया के वी बी में। आपने जब इसको डिवाइड बाय 1000 किया ना, ऊपर डिवाइडेड डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी आपने 1000 से डिवाइड कर दी, यानी कि वी बी को भी आपने 1000 से डिवाइड किया, और जब आपने इसी तरह करंट को भी आपने 1000 से डिवाइड किया, तो क्या हुआ
हमने ये किसी पर्पस के लिए किया, वो ये पर्पस सर्व करने के लिए किया। देखिएगा कि हुआ क्या कि v बेस डिवाइड बाई जो 1000 हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1000 से डिवाइड तो कर दिया, लेकिन v बेस डिवाइड बाई 1000, अगर वोल्टेज डिवाइड बाई 1000 हो जाए, वोल्ट डिवाइड बाई 1000, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू kV हो जाता है बराबर ये। तो क्योंकि बेस था तो kVB हो गया अभी, तो इसलिए यहाँ पर हमने kVB लिख दिया, इसके बराबर ये। और सेकेंडली ये जो आपका डिनोमिनेटर में 1000 डिवाइड हुआ था, ये वाला 1000 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया kVB के साथ, तो आपकी जो गेन बन गई kVB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय I बेस। नाउ यू नो दैट I base is equal to kVAB divided by kVB from 1.2. So we will replace IB with kVBAB divided by kVB. So this will happen like that. Now what will be this kVB will go at the numerator side, and both the kV will multiply with each other and will become kVB square multiplied by 1000 divided by kVAB. Fine. So this will be the Z base. Now Z base is equal to equation 1.3, and Z base is finally written here like that. So have you understand this thing, that from if we know the base value of power and voltage, we can calculate the base values of current and impedance. Got it? मेरी बात समझ आ गई है कैसे कैलकुलेट हुआ ये? यस सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था, आपने पावर का यूनिट इधर केवीए लिया है, वाट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप इधर? केवीए देखें जो रेटिंग तो ट्रांसफार्मर। हाँ क्या कह रहे हैं, सॉरी बोलें, दोबारा बोलें। सर मैंने कहा केवीए तो रेटिंग ट्रांसफार्मर की ली जाती है, इधर आप क्या है पावर कह रहे हैं कि केवीए पावर है, तो इधर फिर वाट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप, देखें किलो वाट? देखें मेरी बात ये है कि अब आप यहाँ पे अगर पढ़ें इसको बोलते हैं, एक्चुअली हम बात करते हैं सिर्फ ट्रांसफार्मर की केवीए नहीं होती, जो जनरेटर होता है उसकी रेटिंग भी केवीए में होती है या एमवीए में होती है। ठीक है, सही है। ट्रांसफार्मर भी आपके पास जो होता है वो केवीए या एमवीए में होता है। ठीक है, जो लोड होते हैं ना, लोड्स वो होते हैं मेगावाट्स में। ठीक है, या जब लाइन के ऊपर जब लोड इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपके पास के मेगावाट्स और मेगावाट आते हैं। ठीक है, कि लाइन के ऊपर कितने मेगावाट हुआ है, कितना मेगावाट, वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिस्टम की। ठीक है ना, तो जो सिस्टम में बेस वैल्यू सेट की जाती है पावर की, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो बेस वैल्यू सेट कैसे की जाती है। अभी तो हम कह रहे हैं ना कि अगर हमें ये पता हो तो ऐसे हो। अभी हमने आगे बात करनी है कि बेस वैल्यू सेट कैसे की जाती है। अब आपने कह तो दिया कि हमें ये दोनों पता हो, ये दोनों कैसे पता हो भाई? ये तो हम कह रहे हैं ना कि पता हो तो बाकी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों हमें कैसे पता हो, असल बात तो ये है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों पता होंगे और हम इन दोनों की बेस पे ये कैलकुलेट कर लेंगे? ये भी एक अजम्पशन तो नहीं है हमने कि भाई हम ये कहते हैं कि 4 क्वांटिटीज होती हैं, इन 4 में से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये 2 पता हो तो हमें ये 2 का पता चल जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें ये 2 पता हो और इन 2 का पता चल जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं से इन 2 की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं इन 2 की वैल्यूज, जिसकी बेस के ऊपर हम इन 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? अब इन 2 की वैल्यूज अभी हम ये कह रहे हैं, अज्यूम करते हुए कह रहे हैं कि अगर हमें पता होंगी तो हम ये 2 कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिए। अभी हमें कैसे पता होंगी? अब हम इस तरफ चलेंगे कि अब हमें ये कैसे पता, जब आपको ये समझ आ जाएगी ना कि हमें ये कैसे पता होंगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि वाई वी आर बेसिकली इंडिकेटिंग इट विद द केवी और एमवीए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा आप इस बात को कि जो जनरेटर का यूनिट है वो भी केवीएस में होता है या एमवीएस में होता है, ट्रांसफार्मर का यूनिट भी केवीएस में होता है और एमवीएस में। ठीक है, ये बात याद रहेगी ना? अभी अभी ये बात, सिर्फ इतनी बात याद रखें कि सिर्फ ट्रांसफार्मर का यूनिट केवीए नहीं होता। ठीक है, आगे चलूँ मैं? यस सर। चलो, अच्छा, अब आपके जेड बेस कैलकुलेट हो गई वहां पे 1.3 में, जेड बेस कैलकुलेट हो गई। तो जेड बेस अगर कैलकुलेट हो जाए तो आपको पता है कि जेड पर यूनिट तो फिर सिंपल है कि एक्चुअल डिवाइड बाय बेस आप करेंगे तो जेड पर यूनिट आ जाएगा। नाउ जेड बेस किसके, जेड एक्चुअल तो एक्चुअल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें एक्चुअल तो एक्चुअल यहाँ पे आ गया, तो जेड बेस किसके बराबर था? जेड बेस इसके इक्वल था। तो जब आपने जेड बेस को डिनोमिनेटर में लिखा तो जब ये ऊपर गया तो फिर वो कन्वर्ट हो गया के बी ए बेस और डिवाइड बाई के बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इट बिकम 1.4। सो जेड एक्चुअल आपको पता है कि सो देयरफॉर जेड पर यूनिट कैन बी रिटन लाइक दैट।
तो z एक्चुअल इज इक्वल टू यू नो दैट कि z एक्चुअल जो है z a है, और लेकिन z बराबर होता है आपको पता है r प्लस जे एक्स के, r प्लस जे एक्स के, ठीक है ना। तो ये a की वैल्यू, ये a आ गया, और ये a है, और ये a है, तो r a प्लस जे एक्स है। आर पर यूनिट भी तो फिर ये हो जाएगा ना, आर पर यूनिट, अगर आप पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे तो वो आर ए डिवाइड बाय आर पर यूनिट हो जाएगा, आर आर बी हो जाएगा, आर ए डिवाइड बाय, या जेड बी कर देंगे तो, और इसी तरह जो एक्स पर यूनिट है वो एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी हो जाएगा। तो वी पर यूनिट वी है, और वी टी आई पर यूनिट आई ए और आई बी हो गया। तो ये आपके सारे कैलकुलेट हो गए। नाउ अगर आपके पास कहीं एक्सेल आ जाए, इसका भी एक किरदार होता है एक्सेल का भी, ठीक है ना। एक्सेल क्या होता है आपको पता है, क्योंकि जो है ये एक्स ए है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ना। तो अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कहीं आ जाए तो आपको पता है कि एक्सेल जो होता है रिएक्टेंस, यानी कि आमतौर पे जो रिएक्टेंस होती है वो बराबर होती है, आपको पता है ओमेगा एल के, ओमेगा एल के। अभी बात को गौर से देखिएगा। तो एल जो हुआ वो किसके बराबर हुआ है, एल इज इक्वल टू एक्सेल ओवर ओमेगा के, सही है। एल पर यूनिट जो इंडक्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडक्टेंस भी एक बड़ा ही अक्सर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाती है इंडक्टेंस की वैल्यू। सो एल पर यूनिट किसके बराबर हुआ, अगर एल एक्सएल ओवर ओमेगा किया तो वो बराबर हुआ एक्स पर यूनिट, यानी कि और ओमेगा पर यूनिट, यानी कि इन दोनों की पर यूनिट वैल्यूज को अगर डिवाइड करें तो एल पर यूनिट आ जाएगा। अब एक्स पर यूनिट जो है वो आपको पता है कि एक्स ए डिवाइड बाई जेड बेस है, और ओमेगा पर यूनिट जो है ओमेगा पर यूनिट है। लेकिन ओमेगा पर यूनिट अगर आप देखें तो ओमेगा पर यूनिट भी तो कुछ इस तरह ही होगा ना, कि ओमेगा एक्चुअल ओवर डिवाइडेड बाय ओमेगा बेस, ठीक है। अब इधर बात ये आती है, अब बाकी बात है तो सही है कि हम उसकी पावर की भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे बेस वैल्यू, वोल्टेज की भी बेस वैल्यू मैं आपको बता दूंगा कैसे सेट करेंगे, और इन दो की बेस वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे जेड की, और साथ में हम उसकी करंट की बेस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब एल पर यूनिट के लिए आपको क्योंकि चाहिए ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की बेस वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एस और वी से ओमेगा की बेस वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं हो रही। तो ओमेगा की बेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या होता है कि देखो, ओमेगा की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जनरली जो ओमेगा की जो वैल्यूज होती हैं, ओमेगा की एक्चुअल वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। और 2 पाई तो कांस्टेंट रहते हैं, एफ की वैल्यू चेंज होती है हमेशा। तो साइकिल्स पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी जो आपकी, ठीक है, इसकी हमेशा वैल्यू चेंज होती है। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा चेंजेस। सो ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा एक्चुअल ऑलवेज रिमेन्स ओमेगा टू इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सही है। नाउ अब आपके पास बेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि भाई ओमेगा बेस की क्या वैल्यू रखेंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं, आइदर यू कैन सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बेस एज 2 पाई एफ, either you can select the value of omega base as 1. Friends, just a minute. स्टूडेंट समझ आ रही है आपको बातें मेरी? आप कह रहे होगे कि सर क्या बातें कर रहे हैं आज, हैं थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर से भी शायद गुजर रही हूँ, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, अभी आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा चलें, तो अब अगर
ओमेगा एक्चुअल की आपको पता है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, और इट ऑलवेज रिमेन्स ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एफ। सो अगर आप एफ की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा एक्चुअल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट यार इसकी बेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। तो नाउ देयर आर टू वेज आउट। आइदर यू कैन सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ मेगा बेस, सॉरी आप इसको 2 पाई एफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसको 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसको 2 पाई एफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप बेस की वैल्यू 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव द टू, आपके पास दो आपके पास वो हैं। अब आप इसमें से देख लें क्या सिलेक्ट करना है आपने। जो रिकमेंडेड होता है, जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप ओमेगा बेस की वैल्यू 1 सेलेक्ट करें, ओमेगा बेस की वैल्यू 1 सेलेक्ट करें। इसकी रीज़न क्या है कि आप 1 क्यों सेलेक्ट करें? इसकी रीज़न ये है कि देखें जब अगर आप ओमेगा बेस की वैल्यू 2 पाई एफ ही सिलेक्ट करते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो क्या होगा 2 पाई एफ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओमेगा पर यूनिट है ना, पर यूनिट सॉरी रिकमेंडेड है कि आप इसकी जो वैल्यू रिकमेंडेड है वो आप इसकी वैल्यू यूज़ करें 1 यूज़ करें, सॉरी 2 पाई एफ यूज़ करें, 2 पाई एफ यूज़ करें। रीज़न ये है कि जब ये 2 पाई एफ से कैंसिल होगा तो ओमेगा एक्चुअल की जो वैल्यू है वो तो 2 पाई एफ रहेगी और जो बेस की जो पर यूनिट की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यूज फ़र्क हो जाएंगी। लेकिन अगर आप 1 रखेंगे ना नीचे इसकी बेस की वैल्यू, अगर बेस आप 1 रखेंगे तो जो पर यूनिट की वैल्यू होगी वही एक्चुअल की वैल्यू होगी। तो पर यूनिट और एक्चुअल की वैल्यूज में फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप। तो लेकिन आप दोनों में से कोई भी रख लें, आइदर आप 2 पाई एफ सेलेक्ट करते हैं बेस वैल्यू या आप 1 सेलेक्ट करते हैं, आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये एक बात याद रखिएगा कि आप 2 पाई एफ सेलेक्ट करते हैं या आप 1 सेलेक्ट करते हैं, इन आइदर केस आपकी जो पर यूनिट वैल्यू है उस पर कोई किसी किस्म का, सॉरी आपकी जो वैल्यूज़ हैं प्रॉब्लम के जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि बेस वैल्यू आप 2 पाई एफ सेलेक्ट कर लें या 1 सेलेक्ट कर लें, और मैंने आपको कहा कि आप 2 पाई एफ सेलेक्ट कर लें, वो 2 पाई एफ सेलेक्ट करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपकी एक्चुअल वैल्यू ओमेगा की एक्चुअल वैल्यू और ओमेगा की जो पर यूनिट वैल्यू है उसके दरमियान आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए कि यार ये एक्चुअल वैल्यू है और ये आपकी पर यूनिट वैल्यू है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि यार आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये भी 2 पाई एफ है, ये भी 2 पाई एफ है, तो इसमें पर यूनिट वैल्यू कौन सी और एक्चुअल वैल्यू कौन सी है। तो इस वजह से इसकी ये वैल्यू सेलेक्ट की जाती है। ठीक हो गई बात। ये जो बातें हैं ना, ये जो मैंने आपको मेगा की सारी बात बताई, ये यहाँ पे सारी इस इंग्लिश के अंदर ना ये जो इतना सारा बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक तो आपको ये सारी एक तो ये एडवांटेजेस आपके सामने आ रहे हैं जो मैंने पर यूनिट के आपसे डिस्कस किए। अच्छा, सेकेंडली आपको पर यूनिट सिस्टम में एक बहुत बड़ी लिबर्टी मिल जाती है, एक और बहुत बड़ी लिबर्टी मिलती है कि आपको ये 3 फेज और सिंगल फेज के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं आप, यार ये 3 फेज सिस्टम है, ये सिंगल फेज सिस्टम है। वैसे तो हमारा 3 फेज सिस्टम ही होता है, लेकिन आप इस चक्कर से बाहर आ जाते हैं कि यार आपका 3 फेज है। आप किसी में भी उसे सॉल्व कर लें, आइदर आप उसको 3 फेज में सॉल्व कर लें प्रॉब्लम को या आप सिंगल फेज में सॉल्व कर लें, आपके रिजल्ट्स अगेन सेम आएंगे। देखिए हम प्रॉब्लम करते हैं, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। A 3-phase star connected generator is rated at 66 MVA। जनरेटर की वैल्यू कितनी है 66 MVA, और उसकी वोल्टेज कितनी है 11 किलो वोल्ट, और उसका पावर फैक्टर कितना है 0.9 पावर फैक्टर। इट्स स्टेटर इंपीडेंस है 0.02 एंड J2 स्टेटर की इंपीडेंस जनरेटर की ये है। कैलकुलेट द पर यूनिट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस। आप कह रहे हैं कि पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट करें किसकी, इसी जनरेटर की जिसकी इंपीडेंस ये है, इसकी रेजिस्टेंस की पर यूनिट, इसकी रिएक्टेंस की पर यूनिट और इसकी इंडक्टेंस की पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट करें। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखें, सिलेक्टिंग पर फेज क्वांटिटीज एज बेस। अभी वो कह रहे हैं कि आप क्या करें कि पर फेज में चले जाते हैं। अभी आपके पास 3 फेज है ना, 1 2 3, तो पर फेज क्वांटिटीज को आप कर लें, यानी कि आप सिंगल फेज में चले जाएं खुद ही से। मतलब हम 3 फेज में भी कर सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलें पहली दफ़ा जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको पर फेज क्वांटिटीज को बेस बना लेते हैं। तो अगर आपका 3 फेज जनरेटर है और उसकी जो पावर आउटपुट है वो 66 MV है, तो सिंगल फेज पावर आउटपुट उसकी कितनी होगी पर फेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात या नहीं? यस सर। खामोशी छा जाती है तुम लोगों की तरफ, बिल्कुल ऐसे जैसे ना गायब सुन होते। रहे सुन। हाँ हाँ, ये बड़े इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर हैं और आपकी बेस फंडामेंटल्स बन रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर। कोई बाद वाला लेक्चर अगर आप, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि वो भी लेक्चर मिस करो, लेकिन बाद वाला कोई मिस भी हो जाए तो खैर है। लेकिन ये जो फंडामेंटल्स लेक्चर हैं इनके ऊपर मैं आपकी बेसिक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं बहुत छोटी छोटी बातें करूँगा, मतलब शायद आपको फील हो कि यार इसका वो नहीं है, लेकिन
आपके इसके कॉन्सेप्ट्स आपको एक एक बात समझ आएगी कि हम ये सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन क्यों यूज़ करते हैं। पीपल जनरली इग्नोर दीज थिंग्स। आज चलें बहरहाल वापस आए, मैं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है हमारा, एंड वी हैव जस्ट लेफ्ट विद 20 मिनट्स। अच्छा, अब हम वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम चलें, पहले हम इस तरह करते हैं कि इसको पर फेज करके देख लेते हैं और फिर हम इसको 3 फेज में करके देख लेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि रिजल्ट दोनों केस में सेम है। चलें पहली दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि उसको पर फेज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। यही हुआ कि हमने उसको 66 को पर फेज में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 3 किया, क्योंकि 3 फेज था तो 20 आपके पास क्या आ गया, 22,000 केवीए आ गया, 22,000 केवीए। तो 66 एमवीए था, तो अगर आप केवीए में कन्वर्ट करेंगे तो 66,000 एमवीए हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 कर देंगे 22,000 केवीए हो गया। इसी तरह आपको पता है कि ये जो 11 केवी, आपको एक दो याद रखिएगा मेरी बात, बहुत पता की बात बताने लगा हूँ मैं आपको। ये जो आप 11 केवी कहते हैं कि आपका प्राइमरी फीडर जो है इसके वोल्टेज होते हैं 11 केवी, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। ठीक है, कितनी होती है ये? लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है 11 केवी। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज यानी कि सिंगल फेज अगर आप लेंगे तो वो डिवाइड बाय √3 होती है, दैट इज अराउंड 6.6 किलो वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्योंकि पर फेज में जा रहे हैं तो हमने इसकी बेस जो है, जो ये देखें इसकी बेस जो है उसको भी हमने बना लिया, पर फेज में ले गए, और KVB को भी हम पर फेज में 6.6 इसमें ले गए। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ क्योंकि ऑलरेडी थी और हमने कहा कि हमने इनको ज्यूम कर लेना है, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और जो हमारे पास अवेलेबल हैं पावर, उनको हमने बेस वैल्यू ज्यूम कर लेना है। तो हमने इनको बेस वैल्यूज़ यहाँ पे ज्यूम किया, और इन बेस वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आपको पता है कि आप करंट की बेस और आप जो है ना इम्पिडेंस की बेस को, जो फार्मूला है KV_B² और मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय KVAB, उसकी बेस के ऊपर आप Z बेस करें। अब आपके पास Z बेस की वैल्यू आ गई 1.83। ठीक है, ये 1.83 Z बेस की वैल्यू आ गई है। अब Z पर यूनिट आपको पता है कि Z पर यूनिट किसके बराबर होता है? Z एक्चुअल डिवाइड बाय Z बेस। Z एक्चुअल की वैल्यू आपको गिवन है ना, ये देखें Z एक्चुअल की वैल्यू ये है। इस Z एक्चुअल की वैल्यू को अगर आप Z बेस से डिवाइड करेंगे, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया KVAB और KVB से, तो आपके पास Z पर यूनिट आ जाएगा। अगर आपके पास Z पर यूनिट आ जाएगा, Z पर यूनिट क्योंकि आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो वो बराबर होता है आपके पास R पर यूनिट और R पर यूनिट और प्लस J X पर यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास R पर यूनिट और X पर यूनिट की वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। फाइन, गॉट इट। तो अब क्या कैलकुलेट, हमें यही तो कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द पर यूनिट वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गई, पर यूनिट वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंस कैलकुलेट हो गई, एंड पर यूनिट वैल्यूज ऑफ द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट। इंडक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू आपको याद है कैसे कैलकुलेट करनी थी हमने? इंडक्टेंस याद आ रहा है ये नहीं आ रहा आपको याद? इंडक्टेंस किससे बराबर था? L पर यूनिट इज इक्वल टू X पर 2 यूनिट। पाई है। हाँ, X पर यूनिट याद है ना आपको? X पर यूनिट और वो जो मैंने आपसे बात कर रहा था। तो देखें, तो मैं अब वही बात आ गई दोबारा कि आपने L पर यूनिट जो आपको पता है, वो आपको पता है कि वो बराबर होता है X पर यूनिट। ये जो X पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ होगा, मैं आपको बता रहा, फार्मूला आपको याद होगा, X पर यूनिट और डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे? X पर यूनिट डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास? ओमेगा। सर ओमेगा। फाइन, ओमेगा L होता है ना, X इज इक्वल टू ओमेगा L होता है ना, तो ओमेगा पर यूनिट। ठीक हो गया। अब X पर यूनिट की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 1.2। ओमेगा पर यूनिट जो है, ओमेगा पर यूनिट की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। ओमेगा पर यूनिट की वैल्यू मैंने अभी आपसे बात की है और इसके ऊपर अच्छा खासा आपको समझाया है कि इसमें आपके पास ओमेगा एक्चुअल जो है वो तो आपको पता है 2 पाई f ही होता है, तो वो तो 2 पाई f हो गया। और ओमेगा बेस जो है वो अब आप 2 पाई f भी कैलकुलेट रख सकते हो और आप ओमेगा बेस 1 भी रख सकते हो। तो जब आपने ओमेगा बेस जो है वो 2 पाई f, मैंने आपको कहा था कि क्या रखें आप? 2 पाई f रखें, क्योंकि उसमें आपका वो फ़र्क हो जाता है फिर एक्चुअल और उसकी वैल्यू। 2 पाई f जब आपने बेस रखी तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओमेगा पर यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। तो जब आपने 1.2 को डिवाइड बाय 1 किया तो 1 पर यूनिट आपके पास L पर यूनिट आ गया। अच्छा, अब अगर सर आप अब अगर आप एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अब अगर आप ओमेगा बेस की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 1 सपोज कर लेते हैं, तो क्या होता है? ओमेगा पर यूनिट भी 2 पाई f ही होता। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 1.2 डिवाइड बाई 2 पाई f होता, और L पर यूनिट की वैल्यू जो थी ना वो आपकी थोड़ी सी फर्क आ जाती है। जी जी, बोलें, बोलें, बोलें।
सर क्वेश्चन था कि अगर हम 1 की जगह 2 पाई एफ हमने रखा था ऊपर, तो अगर 2 पाई एफ की जगह अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास 2 पाई एफ आ जाता है। तो सर उसके लिए तो जो एफ की वैल्यू है वो भी फिर निकलनी पड़ेगी ना। एफ की वैल्यू तो अगर हमें हमने निकालनी पड़ेगी ना, एफ की वैल्यू तो हमें हमेशा पता होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो एफ एफ से कैंसिल हो जाता है ना। अगर 2 पाई एफ है तो हमें एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एफ आपको यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने, एफ कहाँ पे आपको पता है कि आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए आप जो भी नेटवर्क चला रहे हैं अपना, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी तो हर वक्त पता होती है ना। हमारे पाकिस्तान की यस सर। नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो ये एफ आ गया आपके पास। अब कभी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है, लेकिन इट शुड बी विद इन 49.5 एंड 50.5 हर्ट्ज। तो अगर इन दो और इनके दरमियान रहनी चाहिए, और जो अभी करंट फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की वो आपके नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर एनपीसीसी जो है इस्लामाबाद में एचेड में, उधर आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर वक्त आ रही होती है। तो अगर आप वहाँ से डाटा उठा के काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस वक्त आपकी एफ की वैल्यू क्या है, तो आप एफ की वैल्यू लेकर 2 पे एफ पे अप्लाई कर सकते हैं, एल पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अब आप ये देखें एल पर यूनिट की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 पाई एफ रखेंगे तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि एल पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एल पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है एल एक्चुअल की वैल्यू, एल एक्चुअल की वैल्यू ना। तो एक्चुअल की वैल्यू को जब आप पर यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वही आएगी जो कि आपकी रिक्वायर्ड होगी आखिरकार। सो ये एक आपको पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। उसकी तखसीस जो उसमें डिफ्रेंसिएशन जो रखी है ओमेगा पर यूनिट और ओमेगा ए के अंदर, वो सिर्फ इसी वजह से रखी है ताकि उन दोनों में फ़र्क समझ आ जाए हमेशा कि भाई ओमेगा ए क्या है और ओमेगा पर यूनिट क्या है, इसलिए 2 पाई एफ या 1 दोनों में से कोई भी सपोज कर लें। ठीक हो गई बात। अब वो दूसरी बात जो हम पहले कह रहे थे कि यार इसको पर फेज में कन्वर्ट करते हैं। देखें अभी जो आपके पास इंपिडेंस की वैल्यू क्या आई थी पर फेज में कन्वर्ट करने के बाद, बस आप ये बात ख्याल रखें, जेड बेस की वैल्यू क्या आई थी, हमने इसको कन्वर्ट किस में किया था, पर फेज में किया था ना, यानी कि 66,000 को डिवाइड किया था 3 से, तो हमारे पास 22,000 आया, और के को हमने 11 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 के करके 6.6 के आया। तो अगर हम ये ना करते, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पर फेज में कन्वर्ट ना करते और 3 फेज में ही रहने देते, तो क्या होता, हमारा के वी ए बेस 66,000 ही रहता है, के वी भी 11 किलो वोल्ट ही रहता। तो देखें अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें के वी ए बेस 66,000 है, के वी भी 11 के वी है, जब आपने उसी फार्मूला में लगाया के वी बी की स्क्वायर मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 66,000, तो आपके पास अगेन 1.83 आ गया। ये मिस्टेक है, ये 16,000 नहीं है, 66,000। देखा, इन आइदर केस द आंसर रिमेन द सेम। सो आप उस झंझट से निकल गए, आप उस प्रॉब्लम से निकल गए कि आइदर कोई, यार अब आप कभी कभार आप परेशान हो जाते हो कि मशीन्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कि अब हम आइदर वी हैव टू सॉल्व इट इन लाइन टू न्यूट्रल, आइदर वी हैव टू गो फॉर लाइन टू लाइन, आइदर वी हैव टू सॉल्व इट 3 फेज, आइदर वी हैव टू डिवाइड विद अंडर रूट 3, आइदर वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर विद अंडर रूट 3। सो ये जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आप इन कम्प्लेक्सिटीज से निकल गए, और इनसे निकलने के बाद आप क्या हुआ, आपके पास ये आ गया। आप ना कोई ठीक है, तो उससे आपके पास ये आंसर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन को जब हम सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, अच्छा आपको याद होगा, आपने मशीन का कोर्स पढ़ रखा है, उसके अंदर स्टूडेंट से एक आपको याद है, आप एक बात किया करते थे कि एक आप कहा करते थे कि इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर प्राइमरी इम्पिडेंस रेफर टू सेकेंडरी, याद होगा आपको, ऐसी बात करते थे। और एक आप बात करते होंगे द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी, जिसको आप ZPRS और ZSRP कहा करते थे। थोड़ा सा शायद अगर आप दोबारा, सॉरी, हाँ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट उसका बना, सर्किट्स में पढ़ा। हाँ रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी आप इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाते थे और समथिंग लाइक दैट, इस तरह के काम किया करते थे, याद है ना आपको इस तरह की बातें? यस सर। ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ यस। पे वो वाला प्रॉब्लम भी, ये पर यूनिट के आने से, पर यूनिट के आने से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। क्या अब आपको उस प्रॉब्लम में नहीं जाना पड़ेगा कि यार रेफर टू प्राइमरी उसका सर्किट क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्किट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की बेस के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स उस साइड पे हो रहे हैं, उस साइड पे हो रहे हैं। तो अब अगर ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड पे हो रहे हैं, प्राइमरी साइड पे हो रहे हैं, और इसी वजह से उसकी वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे हो रहा है और प्राइमरी साइड पे हो रहा है, तो देन यू एंड अप विद अ मेस के यार अब मैं इसका कैसे सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी बनाऊं और कैसे सर्किट विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी बनाऊं। चलें आपको बनाना आ गया, आप बना लेते हैं, आपको मसला नहीं होता। लेकिन बात यह है कि वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको बनाना आ गया, लेकिन अब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है पाकिस्तान का या यूएस का या इंडिया का या चाइना का, देखो कितनी बड़ी कंट्रीज हैं, तो उनका इतना बड़ा कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसके अंदर जब आप ट्रांसफार्मर आ जाएगा दरमियान में, तो उस वक्त ये बैट करना स्टार्ट कर देंगे कि यार इसकी अच्छा इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालें विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, और फिर उसका उस साइड पे वैल्यू देखें कितनी है, फिर इस साइड पे देखें, फिर वहाँ से निकालें वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं इस साइड पे,
फिर देखें उस साइड पे वोल्टेजेस कितने होंगे, नो नो नो, यू कांट डू दैट एट दैट टाइम, आप ये नहीं कर सकते, सही है। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए जो आपको रास्ता दिखाया, वो किसने रास्ता दिखाया, वो आपको ट्रांसफार्मर ने रास्ता दिखाया। वो ट्रांसफार्मर ने बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, और उसके लिए अगर आप ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें तो आपको ना बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये जो आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं, ये इक्वेशंस आपको उसी से ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। तो मैं आपको ये इक्वेशंस अभी यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, यहाँ पे हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1.2। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड 10 MVA, ठीक है ना। तो आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे अगर इसकी सिंगल लाइन डायग्राम में बना रखा हो तो चलें, इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फिर ये ऊपर वाले जो इक्वेशन है वो भी आपको समझ आ जाएगी। नाउ सी के आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड 10 MVA, 10 MVA का ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज, ठीक है। और 10 किलोवोल्ट उसकी प्राइमरी साइड है और 1 किलोवोल्ट उसकी सेकेंडरी है। तो it means it is a step down transformer. A total impedance refer to primary as ZTRP. टोटल इम्पिडेंस जो है ना रेफर टू प्राइमरी वो है आपके पास 0.15 प्लस J 15.0 ohms. It is applying a resistive load of 9.0 ohms at 900 volts across its secondary load terminal. Calculate per unit values of transformer resistance, reactance, inductance, voltage and current when all quantities are referred to primary circuit and primary rated kVA. All quantities are referred to as the secondary circuit and secondary rated kVA. ओके स्टूडेंट्स, देखिए बात सुने, जो ये वाली बात अभी आपको बता रहे हैं ना, ये रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये वाली एग्जांपल, ये एग्जांपल यस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, यस वी विल डू इट। लेकिन इस एग्जांपल को करने के लिए देखें, ये जो आपको रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी वाली बात बताई जा रही है, इसके लिए क्या है कि आपको ये वाली इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी कि ऑल क्वांटिटीज आर रेफर टू प्राइमरी सर्किट एंड प्राइमरी रेटेड केवीए एंड केवीए आर चूजन एज बेसिस। ऑल क्वांटिटीज आर रेफर टू सेकेंडरी सर्किट एंड सेकेंडरी रेटेड केवीए एंड केवी आर चूजन एज बेस। सो ये जो आपके पास पार्ट ए है इसका, और ये जो इसका पार्ट बी है, ये सॉल्व करने के लिए आपको किन फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, अब देखिएगा पीछे। ये वाली इक्वेशन है कि रेफर टू प्राइमरी साइड का इक्वेशन क्या है और रेफर टू सेकेंडरी साइड का इक्वेशन क्या है। अच्छा, जब आप दोनों करेंगे आपको पता चलेगा, जब आप इसको भी करेंगे देखिएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे कि वी पी ओवर एन पी और एन पी ये वो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे जेड पी आर एस और जेड एस आर पी, तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे जब आप करते जाएंगे जेड पी आर एस और जेड एस आर पी, तो यू विल फाइंड आउट कि यार ये तो एक ही तरह से इनकी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो पर यूनिट सिस्टम है, इसके करने से क्या हुआ कि हमें ये भी एक बेनिफिट हो गया कि जब आप उसको रेफर उस साइड पे करेंगे या उस साइड पे करेंगे, तो इन आइदर केस यू विल हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर वैल्यूज़, या आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। चले मैं अब आपको इस साइड पे वापस आता हूँ उसकी एक स्टेटमेंट के बाद। देखिए, यू नो दैट कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेस होते हैं वो प्राइमरी वी पी डिवाइड बाई वी एस होते हैं, Vp divided by Vs is equal to Np divided by Ns is equal to Is over Ip। ये यहाँ पे ये भी मिस्टेक है नोट, Vp और Vs इज इक्वल टू Np ओवर Ns इज इक्वल टू Is ओवर Ip। तो Zp जो है वो Rp प्लस JXP प्राइमरी साइड की जो इम्पिडेंस होती है, जो सेकेंडरी साइड की Rs प्लस JXS होती है। तो अगर रेफर द ट्रांसफार्मर प्राइमरी इम्पीडेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड ZPRS है, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड RP है। अब हम बात करते हैं कि ZP किसके बराबर होती है। ZP बराबर होती है ZP इज इक्वल टू VP ओवर IP की, ठीक है। ये देखें VP ओवर IP। अच्छा, जो VP है, VP जो है VP, ये इट इज़ वेरी सिंपल, आपको पता है कि VP इक्वल होता है, ये VP इक्वल होता है VS
यहाँ से इसी इक्वेशन से अगर देखें वी एस मल्टीप्लाई बाय एन पी ओवर एन एस, तो देखें वी एस मल्टीप्लाई बाय वी पी ओवर एन एस। सिमिलरली जो आई पी है, आई पी इक्वल होता है आई एस मल्टीप्लाई बाय एन एस ओवर एन पी, क्योंकि आई पी के लिए आपको पता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये इन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या कि इस पे अगर इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, वी एस ओवर आई एस तो आपके इसी तरह आ जाएगा, और एन पी ओवर एन एस यहाँ पे जो ऐसे लिखा है और साइड पे जो नीचे डिनोमिनेटर में एन एस ओवर एन पी है ये ऊपर आ जाएगा, तो एन पी ओवर एन एस ही हो जाएगा। तो आपका ये एन पी ओवर एन एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन विल बिकम लाइक दैट। सही है। अब क्या कि इस इक्वेशन ये वी एस ओवर आई एस है, ठीक है, और ये जो वी एस ओवर आई एस है ये आपको पता है कि ये बराबर होता है वी एस के, सॉरी वी एस ओवर आई एस इज इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू, आप बताएं वी एस ओवर आई एस जो है वो बराबर होता है हमारा, गूगल टेल भी, ये हम अगर हम देखें तो हमारा पावर के इक्वल भी जेड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही जेड एस के इक्वल होता है, ठीक है ना, जेड एस के इक्वल होता है। तो क्या हुआ कि जेड पी आर एस जो है, जेड पी आर एस यहाँ पे देखिएगा, जेड पी आर एस क्या बना, प्राइमरी विद रेफर टू सेकेंडरी हो गया ना, इज इक्वल टू जेड एस था ना यहाँ पे, ये बना जेड एस एन पी ओवर एन एस, ठीक है। तो ये तो अगर आप पी के साथ लिखेंगे तो ये तो वी एस ओवर आई एस एन पी ओवर एन एस का होल है। तो अगर आप प्राइमरी के लिए लिखेंगे प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी, तो जेड पी मल्टीप्लाई बाय एन एस ओवर एन पी हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट जेड एस आर पी, जेड एस आर पी किसके बराबर होगा, ये जो ये लिखा हुआ जेड एस आर पी सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी जेड एस मल्टीप्लाई बाय एन पी ओवर एन एस का होल स्क्वायर हो गया। सही होगी बात। तो अब आप ये देखें कि जेड पी आर एस क्या है, जेड पी मल्टीप्लाई बाय एन एस ओवर एन पी का होल स्क्वायर, और जेड एस आर पी क्या है, एन पी ओवर एन एस का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड एस मल्टीप्लाई बाय जेड पी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, और जेड टोटल कितना हो जाएगा, जेड टी आर पी बराबर हो जाएगा जेड पी प्लस जेड एस आर पी विच इज इक्वल टू जेड पी, और जेड एस आर पी आपको पता है कि वो इसके बराबर है, तो जेड एस आर पी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपने पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि जेड एस आर पी या जेड पी आर एस, उन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आप उसको उसकी जगह लिखेंगे तो एक ही जगह आप जेड पी एन पी ओवर एन एस का होल स्क्वायर कर दें, अगर दूसरे को लिखना है तो आप उसकी जगह जेड एस एन एस ओवर एन पी का होल स्क्वायर कर दें। तो अल्टरनेटिवली वी कैन राइट बोथ ऑफ देम। तो ये हमें एडवांटेज आ गया यहाँ से। तो अब क्या कि जेड टोटल आपके पास बराबर क्या आ गया कि जेड टी आर पी जो है वो जेड पी प्लस जेड एस आर पी है, तो जेड पी प्लस जेड एस आर पी आ गया। तो इसी तरह जेड टी आर एस क्या है, ये टोटल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी था, और टोटल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी जेड एस प्लस जेड टी आर एस इज इक्वल टू जेड एस प्लस जेड टी एन एस ओवर एन पी का होल स्क्वायर। From equation 1.7 to 1, it is apparent that magnitude of various parameters and are different when expressed refer to primary and secondary circuit. If thus become necessary while using a particular equivalent circuit or equation to remember which side of transformer it is referred to, this constant need to referring quantities to one side or the other may be avoided by a judicious application. So let KVB be the general base KVA and KVBS be the voltage basis in the primary and secondary circuit. तो देन फिर अब क्या होता है कि उसकी बेस के ऊपर हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यहीं पे रुक रहे हैं, ठीक है, ये इस जगह पे, ठीक है, ये इस जगह पे मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि 11:30 हो गए हैं अब। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर से आगे, और फिर हम एक एग्जांपल करेंगे सो दैट कि हमें जो पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, ठीक है। वो जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी फ्रॉम योर पावर सिस्टम एनालिसिस हादिस आजाद को। I am hopeful that by the next class you will be on campus as well, so it will be very good that we will solve these examples in the class or example in a class, so it will be more interactive and I hope it will be more informative for you. I hope today's lecture will be clear to you. हाँ, यहाँ पे मैंने आपको एक बात जो की थी वो एंड पे लेक्चर के लिए छोड़ी थी, वो ये कि हमने ये तो कहा था कि 1 2 3 4 क्वांटिटीज़ की बेस के होती हैं, उनमें से 2 की बेस के ऊपर बाकी 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने ये बात यहाँ पे उस वक्त छोड़ी थी कि इन 2 की बेस के ऊपर हम इन 2 को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, या ये 2 नोन कैसे होती हैं। ये दोनों एन ऐसे होती हैं कि जो पावर की बेस है ना, जो पावर की बेस है
वो हम सिलेक्ट करते हैं किस बेस के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर टू थिंग्स। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट जनरेटर इन अ सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर लार्जेस्ट जनरेटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है पावर की, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि ये बेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल वी हैव 100 MVA जनरेटर, फॉर एग्जांपल वी हैव 50 MVA जनरेटर, फॉर एग्जांपल वी हैव 40 MVA जनरेटर, फॉर एग्जांपल वी हैव 30 MVA जनरेटर इन अ सिस्टम। सो हम क्या कहेंगे, अगर हमें बेस वैल्यू सिस्टम के लिए कैलकुलेट करनी है तो हम क्या बेस वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या कहा अभी, हमारी बेस वैल्यू 100 MVA। the capacity or the value of a largest generator in a system, उसकी वैल्यू को हम 100 MVA लेंगे और बेस वैल्यू पावर की पूरे सिस्टम के लिए सेम रहती है। अगर हमने 100 MVA ले ली, अब वो ट्रांसफार्मर से पहले हो या ट्रांसफार्मर के बाद हो, जनरेटर पे हो या ट्रांसमिशन लाइन पे हो, कहीं भी चले जाओ, पावर की जो बेस वैल्यू है अब वो 100 MVA रहेगी, क्योंकि यू हैव सपोज इट बाय योरसेल्फ। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास बड़े बड़े जनरेटर सिस्टम में है, ये तो 100 एम, मैंने ये कहा ना कि वो सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया जब सिस्टम के अंदर जो लार्जेस्ट जनरेटर भी 100 MVA ही था। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर 450 MVA का भी जनरेटर है, जैसे कि पाकिस्तान के सिस्टम में लगे हुए हैं। आपके सिस्टम में 650 MVA का भी जनरेटर है, 300 MVA का भी जनरेटर है, 250 MVA का भी जनरेटर है। तो अब आप बेस वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करें? अब बेस 450। हाँ, मतलब कहने को तो अब आप 450 कर सकते हो, कहने को तो आप 600 भी कर सकते हो, और कर लो तो कुछ मुज़ायका नहीं है। लेकिन ऐसे सिनेरियो के अंदर जब आपकी बेस वैल्यू या आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो हम फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि जो बेस वैल्यूज हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं ये सिंप्लिसिटी के लिए सेलेक्ट करते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम आसान हो जाए सॉल्व करना, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब अगर आप 450 को बेस वैल्यू अज्यूम कर लेंगे सिस्टम की, या 650 को या 618 को या 750 को एज अ बेस वैल्यू, हालांकि इट इज़ द लार्जेस्ट जनरेटर इन द सिस्टम, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अगर आप उसको बेस वैल्यू अज्यूम कर लेंगे सिस्टम में, तो फिर क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन है कम्प्लेक्स हो जाएगी। कैसे मतलब कम्प्लेक्स कैसे होगी, थोड़ा सा सुनिएगा इस बात को कि अगर आप फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट आपके सिस्टम के अंदर जनरेटर है एक, मतलब डिफरेंट मैंने वैल्यूज बोली हूँ, सबसे बड़ा जनरेटर है 450 MVA का, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो दिल को तो यही लगता है और सर ने भी यही बताया कि आप 450 MVA कर लें सपोज, तो कोई बुरी बात नहीं है, 450 MVA कर लें। आप जो भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर गलत नहीं आएगा, अगर आप सारी कैलकुलेशन आपकी ठीक होंगी तो आंसर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कन्वीनियंट क्या है, कन्वीनियंट क्या है आपके लिए कि आप 100 MVA ही सिलेक्ट करें? आपके लिए कन्वीनियंसी या ये आपके लिए हैंडी क्या है कि आप 100 MVA सिलेक्ट कर लें? ठीक है, लार्जेस्ट जनरेटर कर लेना चाहिए, एग्रीड, मैंने खुद आपको बताया। लेकिन अगर आप 100 MVA करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 450 MVA करने से ये होगा कि कोई भी इसके अलावा जितने भी जनरेटर्स की जब वैल्यूज़ को आप कन्वर्ट करेंगे पर यूनिट में, तो सारी की वैल्यूज़ उसमें आएंगी, पॉइंट्स में आएंगी। लेकिन अगर आप 100 MVA रख लेंगे तो वो जनरेटर्स जिनकी वैल्यूज़ 100 से बड़ी होंगी तो उनकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आएंगी, किसी की 1.2 आ जाएगी अगर 12 MVA मतलब 120 MVA का जनरेटर है, 450 MVA वाले जनरेटर की 4.5 MVA आ जाएगी, तो अगेन 4.5 पर यूनिट आ जाएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ़र्क ये पड़ा कि 100 MVA जब भी किसी चीज़ को आप 100 MVA से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्जन आसान है। जब भी किसी चीज़ को आप 100, अच्छा जब आपने बेस वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया पर यूनिट वैल्यूज़ में, तो दोबारा आपको एक्चुअल वैल्यूज़ में भी तो दोबारा करना है ना कन्वर्ट इसे। तो अगर आपने एक्चुअल वैल्यूज़ में दोबारा कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि फिर दोबारा आपको अपनी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, आपको अपनी पर यूनिट वैल्यू को। तो आपको एंड पे जाके दोबारा सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो फिर आपको जब दोबारा एंड पे जाके मल्टीप्लाई करना, और कि अगर आपको 450 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़े तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आपको सबको 100 MVA से मल्टीप्लाई करना पड़े तो इट विल बी अ हैंडी टास्क, अ ईजी टास्क। सो इस वजह से पावर सिस्टम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो बेस वैल्यूज़ पावर की वो 100 MVA सपोज की जाती है, अज्यूम की जाती है, क्योंकि उसको डील करना उसके साथ आसान होता है। अदरवाइज क्या है कि अगर आप 100 MVA नहीं लेना चाहते, तो आप कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम टू डू इट, लेकिन फिर आपको कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगी? आपको लार्जेस्ट जनरेटर इन अ सिस्टम की वैल्यू लेना पड़ेगी। फॉलो की मेरी बात, समझ आ गई मेरी बात? सही है, दो तरीके हैं तो इनमें से कोई भी आप अपना लें। इन आइदर केस योर सोल्यूशन विल नॉट बी रॉन्ग।
सेकेंडली वोल्टेज की बेस कैसे लेते हैं? वोल्टेज की बेस लेना उसमें थोड़ा सा एक बात ये है कि वोल्टेज की बेस ऐसे लेते हैं, देखें आपका ये एक बस है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, और ये एक बस है और फिर एक ट्रांसमिशन लाइन है। अच्छा, ये एक बस है, ये एक जनरेटर है और ये जनरेटर एक बस से कनेक्टेड है और दरमियान में इन्होंने देखें ये ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जस्ट अज्यूम दैट जनरेटर ने वोल्टेज जनरेट किया और उस वोल्टेज की जो वैल्यूज थी वो 6.6 किलो वोल्ट है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी 6.6 केवी है और इसकी जो सेकेंडरी है और इसने स्टेप अप कर दिया इसको 220 किलो वोल्ट, ठीक है। इसकी प्राइमरी साइड पे वोल्टेजेस कितने हैं जनरेटर के ट्रांसफार्मर के स्टूडेंट्स? बस मेरे साथ रहिएगा, आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, परेशान ना हो प्लीज़, परेशान नहीं होना, मेरी लास्ट बात सुनिएगा गौर से, या आप नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे पूरा सेमेस्टर। हाँ जी चलें, मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ हाँ, कि प्राइमरी साइड पे आपके कितने 6.6 किलो वोल्ट और सेकेंडरी साइड पे आपके कितने वोल्टेजेस हैं ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर में हमेशा ऐसे ही होता है कि समटाइम्स यू हैव डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव डिफरेंट वोल्टेजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। अब क्या कि अगर आपकी प्राइमरी साइड पे 6.6 किलो वोल्ट हैं और सेकेंडरी साइड पे आपके 220 किलो वोल्ट हैं, एग्रीड, तो अब आप दोनों साइड की एक बेस वैल्यू तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि इस साइड पे जो वोल्टेजेस हैं उनकी तो हाईएस्ट वैल्यू 220 किलो वोल्ट चल रही है और इस साइड पे जो चल रही है वो 6.6 चल रही है, तो देन यू हैव टू सपोज डिफरेंट बेस वैल्यूज फॉर बोथ साइड। सो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड होती है उसके लिए वोल्टेज की बेस वैल्यू डिफरेंट होती है और जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड होती है उसके लिए वोल्टेज की बेस डिफरेंट होती है। ठीक हो गई बात? ऑल द इम्पिडेंसेस आफ्टर द सेकेंडरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस वोल्टेज, जो भी जितनी भी आपको इसके बाद करंट कैलकुलेट करने हैं इस सेकेंडरी के बाद, और जितने भी करंट की बेसिस कैलकुलेट करनी है या रेजिस्टेंस इम्पिडेंस की बेस कैलकुलेट करनी है, अब वो वोल्टेज की इस बेस की वैल्यू पे होगी सेकेंडरी के बाद। सेकेंडरी से पहले यानी कि सेकेंडरी से पहले, प्राइमरी से पहले अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है, उसकी बेस कैलकुलेट करनी है, उसकी इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है जेड बेस, उसकी बेस कैलकुलेट करनी है, तो वो फिर इस वोल्टेज की बेस के ऊपर होगी। मेरी बात समझ आई है? अब मुझे कौन रिपीट करेगा ये बात, मैंने क्या बात की है? बस के अंदर ये ट्रिक होता है छोटा सा। ये आपने बताया कि अगर अगर इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है और बेस की अगर सेकेंडरी साइड पे, तो हम 220 किलो वाट के विद रिस्पेक्ट लेंगे, मतलब उससे जो है ना कैलकुलेट करेंगे। अगर और अगर हमें प्राइमरी से पहले मतलब जो अगर हमें कैलकुलेट करनी है, अगर जो है बेस कैलकुलेट करना है या हमने इम्पीडेंस बेस जो कैलकुलेट करनी है वो 6.6 किलो वाट के रिस्पेक्ट अगर प्राइमरी साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, गुड। सो एग्जैक्टली यू आर राइट। तो बस ये इसके अंदर ट्रिक है। आप ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लीजिएगा, वो स्टूडेंट्स जो अभी शायद क्लास में नहीं है या वो जो अभी इस बात को समझ नहीं पाए, तो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन विद यू दैट स्टूडेंट्स पर यूनिट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन के अंदर पावर की बेस हमने कैलकुलेट कर ली, नो इशू, वो आपको पता है, मैंने बेस सेलेक्ट कर ली, मैंने आपको बता दिया कि या आइदर यू कैन select the value of a largest generator in a system as a base value or you can suppose 100 MVA as a base value. For voltage base value, you have to choose different value of voltage both at primary and secondary side as a base value based on the highest value of the voltage at secondary side and highest value of the voltage at primary side. So based on these two values, you have to basically calculate or assume the base voltage value. But you know that the impedance base value and the current base values are calculated based on the base values of power and voltage. So if on the secondary side of a transformer the voltage base value has been changed, so therefore it means now the impedance base value will also be changed after the secondary of a transformer. It will not remain
the same as it is on the primary side of the transformer. What usually student done mistake is that they assume a Z base value for the whole system the same that base value. They assume the current base value for the whole system the same base value. So after assuming that, they solve the whole problem and they end up with a wrong solution. So these are the few tricks or few points to be pondered that you should keep in this thing mind in your when you are solving a per unit system problem or when you are solving a power system problem. So these are the few things. I hope this lecture is clear to you. In the next class, we will solve a example in your book. I think example 2.8 or 2.4. And after solving that example, this whole per unit phenomena will be clear to you. But I advise you till that class, you should review my lecture. You should again listen my lecture and clear your concept regarding the single line diagram and the per unit system of calculation, so that when we will solve the example in the next class, it will be very clear to you. So and maybe there will be some questions in your mind as well, so you can ask those questions in the class, and they will also help in understanding and grasping the basically ideas or concept that are usable for you in solving the power system analysis problem. Thank you very much. Excuse me, sir. Yes. सर अगर प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड की तरफ अगर हम ट्रांसफर करते हैं पैरामीटर्स को, तो उस टाइम हम पावर की वैल्यू कैसे लेंगे और वोल्टेज की जो बेस वैल्यू वो कैसे लेंगे? सॉरी दोबारा बोलें सर। अगर हम जैसे ट्रांसफार्मर को वो रेफर करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ, तो उस टाइम वोल्टेज की बेस वैल्यू हम कैसे लेंगे? देखें, वोल्टेज की बेस वैल्यू अगर आप रेफ़र करते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी, उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो ये एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ पे ख़त्म करवाई, जहाँ पे मैंने लेक्चर को स्टॉप किया था और उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था और आपको ये लास्ट बात बता रहा था। उसके लिए फिर ये वाला फार्मूला, ये वाले यूज़ होंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप करना चाहते हैं, मतलब मेरे से भी पहले अच्छा करें आप, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला 11.2 आए थे, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे नोट्स जो बनाए हैं, इसमें एग्जांपल जो है ये सॉल्व करें, आपको एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल 1.2 ये देख लें नीचे कि अगर आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है उस साइड पे, तो वी बेस वी प्राइमरी कितनी होगी, वी सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय एन पी ओवर एन एस, तो वी प्राइमरी की वैल्यू आ जाएगी। आई सेकेंडरी कितना होगा, वी एस ओवर आर है, बेस्ड ऑन ऑल दीज वैल्यूज। आई आर पी विद रिस्पेक्ट टू रेफर टू दैट साइड। ये जो आपके माइंड में क्वेश्चन है एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर है। जेड देखें, जेड पी आर एस रेफर टू प्राइमरी साइड, जेड पी मल्टीप्लाई बाय एन एस ओवर एन पी का होल स्क्वायर, तो जेड पी आर एस आपके पास आ जाएगा। गॉट इट? यस सर। सर दूसरा वो ये बता दें कि जो आदि साथ की जो आपने बुक लगवाई है सर, उसका 4th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, तो वो वाला वो ठीक है? जो भी अवेलेबल है मार्केट में आप ले लें, कोई इशू नहीं। जो भी अवेलेबल है, 4th हो 3rd हो, कोई मसला नहीं है, सारे एक ही तरह के, कोई इशू नहीं है ऐसा जिसमें थोड़ा सा फर्क है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये ओल्ड बुक शॉप्स वगैरह पे भी ना काफ़ी पड़ी होगी, लेकिन वैसे मैं अपने फ्रेंड्स को तो नहीं कहता सेल करें, लेकिन मैं तो उनको हमेशा समझा के रखता हूँ, इफ़ यू आर अ पावर इंजीनियर देन यू शुड कीप दिस थिंग विद यू फॉर एवर। मेरे पास भी जब से पढ़ी है मेरी किताब, ठीक है ना, तो आप भी कोशिश करें कि संभाल के रखें इसे। लेकिन ये है कि हो सकता है आपको मिल जाए ये ओल्ड बुक शॉप्स वगैरह पे अवेलेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक यूज़ होती है पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए। तो आप मार्केट सदर जाएं, सदर में चिक बाज़ार में तो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ओके देन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।